आज हम आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 पाठ 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पहला सवाल है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको हम 2, 3, 5, 7 इस तरीके के जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके रूप में जब हम इनको व्यक्त करेंगे तो वही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला सवाल लेते हैं। तो यहाँ 140 पहले लिख देंगे और फिर इसके बाद छोटी छोटी अभाज्य संख्या से हम इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, फिर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं ये 2 से कटेगा तो यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 35 आ गया। अब यहाँ पर 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसको हम 5 से काट देंगे और ये हमारा हो गया 7। अब यहाँ देख रहे हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हम इसको 140 को अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख लेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कोई दी गई संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसको हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं, फैक्टर ट्री इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस तरीके से अब अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर इसको 156 को लिख लेंगे। अब 156 यहाँ देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 6 है तो ये 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काटेंगे तो भाग देंगे, जो भागफल होगा यहाँ उतार लेंगे। 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अठे 16। अब भी देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 8 है तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 लिख लेंगे यहाँ। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 7 और फिर 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 से नहीं कटेगा, देख रहे हैं कि 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ 3 लिख देंगे, फिर ये 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब यहाँ आ गया 13। 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो अब ये किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करें, अगर हमें विभाज्यता का नियम ज्ञात है तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। 2 से कोई संख्या कटती है, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह 2 से कटेगी। अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो 3 से कटेगी। 4 से इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से कट जाती है तो 4 से कटेगी। 5 से इकाई के स्थान पर अगर 0 है और 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो इस तरीके से विभाज्यता का नियम अगर हमें याद है तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 156 लिख लेंगे। अब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो इस तरीके से 156 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ 3825 लिख लेंगे, 3825। अब यहाँ देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पहले अंकों के योग देखते हैं। 5 2 7 8 15 3 18। अंकों का योग 18 आ रहा है, इसलिए 3 से कटेगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे, इसमें भाग देंगे 3 से, जो आएगा यहाँ लिख लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15। अब यहाँ ये हो गया 1215। अब फिर देख लेते हैं। 7 5 12 2 14, 1 15, 2 1 3 7 10 5 15। अब फिर ये 3 से कटेगा क्योंकि अंकों का योग 15 से कट रहा है, तो यहाँ फिर लिख देंगे 3 और फिर यहाँ 3 चौके 12 लिख देंगे और फिर यहाँ 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो गया। इसमें भाग देंगे 3 से, जो आएगा यहाँ उतार लेंगे। फिर देख रहे हैं अब इसको 4 2 6 5 11। अब यहाँ 11 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है तो ये हम अब 5 से इसको काटेंगे। अब यहाँ 5, अब इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 पचे 25। अब यहाँ 85 आ गया। अभी ये फिर 5 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर 0 है 5 है तो वो 5 से कटेगा। अब यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे
तो 5 1 के 5, 3 8, ये 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब यहाँ हमारा 17 आ गया। 17 भी अभाज्य संख्या है। इस तरीके से इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 3825, 3825 ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इस तरीके से 3825 हमारा है। इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब अगला सवाल हमारा देखिए। अब अगला सवाल हमारा है 5005। तो 5005 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जब 5005, यहाँ देख रहे हैं क्या के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं, 2 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ 5 से इसको काटेंगे। तो आइए इसको काटते हैं 5 से। यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 0, फिर 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ आ गया हमारा 1001। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा। तो जब 5 से नहीं कटेगा तो 6 से देखते हैं, 7 से अब देखते हैं कि 7 एकम 7, 3 10 हो जाएगा, 30 7 चौक 28। अब ये 7 से कटेगा। अब यहाँ लिखेंगे 7 एकम 7, 3 10 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 30, फिर 21 हो गया, 7 त्रिक 21। अब यहाँ 143 आ गया। अब 143 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 से ये कट जाएगा। 11 11 एकम 11, 3 14, 11 3 33। अब ये 13 हमारी अभाज्य संख्या आ गई। तो अब हम 5005 को लिख सकते हैं 5005। इसको अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा मिल गया 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो विभाज्यता का नियम अगर हमें मालूम है तो हम कोई भी संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल है 7429। तो 7429, आइए इसको भी देखते हैं हम। 7429 यहाँ लिखते हैं हम 7429। अब यहाँ देख रहे हैं ये 2 से नहीं कटेगा। अंकों का योग देखते हैं, 7 4 11 2 13 9 22। ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। और इस तरीके से हम देखेंगे ये 9 11 13 से भी नहीं कटेगा। तो सीधे हम 17 पर आएंगे। 17 से देखते हैं ये हम 17 चौके 68 हो गया, 17 चौके 68। फिर हमारा 6 शेष बचा, 62 हो गया, 17 3 51 हो गया, 51 10 11। और फिर हमारा 11 यहाँ बच गया, 119 हो गया, 17 7 119 हो गया। तो यहाँ पर बच गया हमारा 437। अब ये 437 है, ये 17 से नहीं कटेगा। अब फिर इसको 19 से भाग देंगे। अब यहाँ पर 19 से जब भाग देंगे तो 19 दूनी 38 होगा, 38 5 43 होगा, 57 हो जाएगा, 19 3 57 हो गया। 23 हमारी अभाज्य संख्या आ गई। तो इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। लिख लेंगे हम 7429। ये बराबर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य संख्याएं हैं 17 19 23, ये किसी से नहीं कटेंगी। वे संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी से नहीं कटती हैं वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है।
तो यहाँ पर हमारी दो संख्याएं हैं 26 और 91। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। और 91 को हम लिख देंगे 91, ये देख रहे हैं 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा, 13 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, ये 13 लिख देंगे, तो 7 तिरहियाँ 91 हो गया। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम इनका हो जाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के लिए जो संख्याएं 2 है, 13 है, 7 है, 8, 13 है। अब यहाँ 13 को एक बार लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसका गुणा कर लेंगे, जो संख्या आएगी वही हमारी एलसीएम होगी। तो गुणा कर लेते हैं, आइए। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर 13 हो गया। अब 14 में 13 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 चौके 52 और 13 एक के 13 4, 13 एक के 13 5, 18 हो गया। 13 चौके 52, 13 एक के 13, 5 हासिल था, 13 5 18, तो 182 इसका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ इसका हम देखते हैं। एचसीएफ यहाँ पर जो कॉमन होता है वही संख्या उसकी एचसीएफ होती है। यहाँ पर देख रहे हैं 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 510 और 92। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। आइए कर लेते हैं। 510 2 से कट जाएगा तो 2 से काट देंगे हम, 2 दूनी 4, फिर 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो 255 आया। और फिर इसके बाद 5 से 5 5 10 2 12, ये 3 से कट जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 अठे 24। अब यहाँ 3 अठे 24 हो जाएगा, 1 25, 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ पर 85 आया, 85 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से देखते हैं हम, 5 1 5, 3 8, 5 7 35, 17 आ गया। तो अब 17 अभाज्य संख्या है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 510 का। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब उसी तरीके से हम 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 92 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ये 2 से कटेगा तो 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 चौके 8, 1 9, 2 छक 12 हो गया। यहाँ फिर 2, फिर इसमें भाग देंगे, जो आएगा यहाँ लिख लेंगे, तो ये हमारा 23 हो गया। तो 23 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ 92 लिख लेंगे। 92 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2, इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार आया, यानी 2 1 कॉमन है। अब यहाँ पर 3 नहीं है, 23 नहीं है, तो 2 हमारा इसका एचसीएफ हो गया। जो कॉमन होता है उसी को निकाल लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब निकालते हैं तो सभी संख्याओं को लिख लेते हैं हम। यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ ध्यान देना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए जो सबसे अधिक बार आती है उसको लिखेंगे। यहाँ 2 2 बार आया है तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे।
फिर यहाँ 3 है, गुणे 3 गुणे, फिर यहाँ 5 है, 5 लिख लेंगे, फिर 17 है, गुणे 23 है, गुणे 17 गुणे 23। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम आ गया। तो इनका हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर जो आएगा, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 3 12 25 60 हो गया, ये 60 हो गया इधर, और गुणे 17 हो गया, और गुणे 23 हो गया, गुणे 23। अब हम इसका परस्पर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 17 में 6 60 से जब गुणा कर लेंगे तो आइए गुणा कर लेते हैं। 60 गुणे 17, तो 17 छक्का 100 गुणे 23 है, तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये 17 छक्का 102 होता है, और एक 0 है, फिर गुणे 23 इसमें कर लेंगे हम। तो गुणा जब करेंगे तो 23 का 0 में गुणा करेंगे, 0 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया, ये 4 हो गया, 23 एकम 23 हो गया, यहाँ पर 23 0 0 हो गया, 23 दूनी 46 6, 23 0 0 4, 23 एकम 23। तो इस तरीके से इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,460, 23,460। तो यही हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ 2 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है, जांच करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख लेंगे हम, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का। अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर हमारा एलसीएम और एचसीएफ से मतलब है का गुणनफल, गुणनफल। तो ये गुणनफल हो जाएगा, हम उसका गुणा कर लेंगे 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। तो ये अब यहाँ पर हम 510 में 92 से गुणा कर लेंगे, जो आएगा उसको लिख लेंगे, और एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसका भी गुणा कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ हमारा 2 आया था यहाँ पर, तो ये हो गया 2, और यहाँ एलसीएम हमारा है 23,460, 23,460। अब यहाँ गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 0 0, 2 छक 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 0 0 हो गया, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब उसी तरीके से इसका गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पर 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। यहाँ 2 0 0 हो गया, 2 हो गया, 2 बचे 10 हो गया। फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 0 0, 9 के 9, 9 बचे 45 हो गया यहाँ पर। अब इसको जोड़ देंगे तो 0 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, 4 हो गया। तो 46,920 ये भी आ गया, और यहाँ भी 46,920 आ गया। इस तरीके से हमारा सिद्ध हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 336 और 54, इनका एलसीएम निकालना है। तो 336 लिख लेंगे यहाँ पर, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 1 3, 2 छक 12, 1 13, 2 अठे 16। अब भी 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8।
फिर अब 2 से इसको काट देंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 से 21 आया, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा अब ये, सॉरी 3 से काटेंगे इसको, 3 सते 21। अब यहाँ ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। उसी तरीके से अब हम 54 का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 54 2 से भाग देंगे तो ये 27 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट देंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9। तो इस तरीके से दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया। 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, इसके बाद 3 है 7, यानी 2 की घात 4, 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, तो इसका हो गया। अब 54 का हो जाएगा हमारा, 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ 2 गुणे 3 की घात 3 इसको लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 3 बार आया है तो इसको 3 की घात 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम आसानी से एलसीएम और एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ जब भी निकालेंगे जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लिख लेते हैं। कॉमन यानी यहाँ 2 4 बार आया है, यहाँ 2 1 बार आया है, तो मिनिमम जो होता है मिनिमम घात वही लिखा जाता है एचसीएफ निकालने में। तो 2 की मिनिमम घात 1 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 3 की मिनिमम घात 3 है, और फिर इसके बाद कोई संख्या देख रहे हैं कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया हमारा, यानी 336 और 54 का एचसीएफ आ गया 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, तो यहाँ पर जो अधिकतम घात होती है ध्यान देना है, एचसीएफ में न्यूनतम घात को लिखते हैं, एचसीएफ में अधिकतम घात को। तो 2 की घात 4 हो गया, और यहाँ 3 की घात 3 है, और बाकी जो बचते हैं उनको भी हम लिख देते हैं, पूरे 7 बचा है। अब यहाँ 2 की घात 4, यानी 2 4 बार जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 आ जाएगा, और गुणे 3 की घात 3, 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, 3 तिहाई 9 त्रिक 27 आ गया, और गुणे 7 है। अब इनका गुणा हम कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। आइए गुणा कर लेते हैं। तो 16 का पहले कर लेंगे 7 में, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा, और फिर उसमें 27 का जब गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 27 से डायरेक्ट हम गुणा कर लेंगे, 27 दूनी 54 होता है, हासिल 5 आएगा, 27 21 27 5 32 हो गया, और 27 21 27 हो गया, और 3 उसमें 30 हो जाएगा। तो ये 3024 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया। अब हमें दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ ध्यान देना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल हम निकाल लेंगे 336 और 54 का, 336 गुणे 54, और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा आया है 3024, और एचसीएफ आया था 6। यहाँ पर इसका जब एचसीएफ निकाले थे तो हमारा 6 आया था। अब इसका गुणा करके देख लेते हैं, तो आइए हम गुणा कर लेते हैं इसका। तो 6 चौक 24,
4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हो गया, 6 शून्य शून्य 1 हो गया, 6 तिरिक 18, यहाँ आ गया 18,144। अब इसका इसमें गुणा कर देखते हैं, आइए देख लेते हैं। 336 गुणे 54। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 2 14 और 4 तिहाई 12 1 13 हो गया। फिर यहाँ पर अब हम 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। 5 6 30 की शून्य, हासिल 3, 5 तिहाई 15, 3 18 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 1 16 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 4 हो गया, 8 3 11 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया और 1 हो गया, यानी 18,144। अब इनका भी गुणनफल आ गया 18,144 और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी आ गया 18,144। इस तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरे के बाद तीसरा होना चाहिए। ये तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो 12 15 21। तो आइए हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 2 से कटेगा तो ऐसे कर देते हैं, 2 6 12, 2 तिहाई 6। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 का आ गया। उसी तरीके से 15 का निकाल लेंगे। 15, ये 3 से कटेगा, 3 और 5 आ गया। और फिर 21 का हम निकालेंगे। 21 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर हम 12 को लिख देंगे। यहाँ ध्यान देना है, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ 15 को लिख देंगे हम। 15 बराबर 3 गुणे 5। और यहाँ पर 21 को लिख देंगे। 21 बराबर 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब यहाँ एचसीएफ हम निकालेंगे। पहले एचसीएफ हमने बताया, एचसीएफ जो सब में कॉमन होता है उसी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन देख रहे हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और कोई संख्या नहीं है जो तीनों में है। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। तो जो कॉमन होता है और अधिकतम घात का होता है उसको लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर 2 गुणे 2 और यहाँ पर गुणे 3 है और यहाँ पर 5 गुणे 7, 5 है और 7। जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, बाकी सबको इसमें लिख देते हैं। अब यहाँ इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, तिहाई 12, 25 60 और 60 में जब 7 से गुणा कर लेंगे तो ये 420 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 में 7 से गुणा कर लेंगे, 7 6 42 होगा और एक 0 है तो यहाँ 420 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कोई भी संख्या है उसका एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों, कैमरा बंद होने की वजह से हमारा दूसरा और तीसरा सवाल हो नहीं पाया था। तो आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 17, 23 और 29 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमारा 1 होता है। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। और एलसीएम सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त, ये 17 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 29 जब हम गुणा कर लेंगे। तो आइए गुणा कर लेते हैं। 17 तिहाई 51
और 17 दूनी 34, 34 5 39 और गुणे 29। इसका जब गुणा करेंगे 391 में 29 का, तो ये हमारा आ जाएगा 11,339। तो 11,339 इसका एलसीएम होगा और एचसीएफ हमारा 1 आया है। ये रहा हमारा चौथा सवाल। यहाँ दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है जो 9 के बराबर है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि एक फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। दोनों संख्याएं दी गई हैं और उनका एचसीएफ दिया गया है। यहाँ पर हमको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे फार्मूला से निकालेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पर एचसीएफ 9 दिया गया है, तो एलसीएम गुणे यहाँ लिख देंगे 9, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657, 306 गुणे 657। तो यहाँ गुणा किया गया है 9 का, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसलिए एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा। तो 9 से इसको काट देंगे, 9 से 63, 2 65 9 त्रिक 27, यहाँ 9 से 63, 2 65 9 त्रिक 27, 73 हुआ, यानी 306 गुणे 73 हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ गुणा कर लेंगे 306 गुणे 73, तो 3 6 18, 3 0 0 1, 3 3 9, और फिर 7 से गुणा कर लेंगे, 7 6 42, 7 0 0 4, 7 त्रिक 21। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 0 होगा यहाँ पर। अब इसको जोड़ देंगे हम, 8 आ गया, 2 1 3, 9 4 13, और 1 1 2 हो गया, और यहाँ 2 है, तो यानी ये हमारा आ गया 22,338, 22,338। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो जब भी दो संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम या एचसीएफ कोई भी दिया गया है एक, तो हम उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आइए हम अगला सवाल, ये 5वां सवाल दिया गया है, यहाँ ध्यान देना है, बहुत ईजी सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो ये नहीं समाप्त होता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब n बराबर 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से कट जाएगी, ध्यान देना है। तो यहाँ पर 6 की घात n को हम लिख देंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, तो जब 5 नहीं आ रहा है तो 6 की घात n का कोई अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो अर्थात 6 की घात n 0 पर समाप्त, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए उसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। 0 पर समाप्त नहीं होगा।
तो आशा करता हूँ कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। जब भी कोई संख्या दी गई है, अगर उसका गुणनखंड 5 है तो यानी वह इकाई के अंक उसका 0 होगा। शून्य होगा तभी वो 5 से विभाज्य होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा छठा सवाल। यहाँ पर व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 धन 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका इकाई के अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी वो किसी भी संख्या से कट जाती हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये संख्या उतार लेंगे इसको, उसके बाद इसको उतार लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 यहाँ लिखा गया है, ये ध्यान देना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं, बराबर 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 11, यहाँ गुणे 1 हो जाएगा क्योंकि हमने 13 कॉमन ले लिया है, और यहाँ धन 1 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे जब, तो 13 गुणे यहाँ पर 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 78 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 13 गुणे 78, तो 78 ये भाज्य संख्या है, तो ये तो भाज्य हो जाएगा। तो बस इसी से हम इसको क्लियर कर लेंगे कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि हम अभाज्य संख्या में जब भाज्य संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा भाज्य संख्या आता है। यहाँ अभाज्य है 13, अभाज्य कोई भी अभाज्य संख्या है उसमें जब हम भाज्य संख्या से गुणा करेंगे, अभाज्य गुणे भाज्य संख्या, तो आंसर हमारा भाज्य संख्या आएगा, भाज्य संख्या। अब उसी तरीके से हम अगला देखते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। यहाँ ध्यान देना है, अभाज्य में जब भाज्य से गुणा करेंगे तो भाज्य होगा। जैसे हमारी 3 एक अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या है, तो 4 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 हमारा भाज्य है। उसी तरीके से 5 है, 5 में 6 से गुणा करेंगे, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है, तो 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए अगला सवाल ये देखते हैं। अगला यहाँ पर ये अगला हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब यहाँ 5 देख रहे हैं, यहाँ भी है और यहाँ है, तो 5 को कॉमन लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 5 हम कॉमन लेंगे, तो 7 गुणे 6 गुणे यहाँ 1 हो जाएगा, गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और 1 गुणे 1 धन वहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसका सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया 5 और यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और फिर 24 में 7 गुणे 6, 7 छक 42, 42 हो गया, 24 हो गया, यहाँ पर 7 छक 42, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पर धन 1 लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 हो गया। अब यहाँ पर 42 का 24 में गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा और 24 चौके 96 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 24 चौके 96 और 4 हासिल, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 108 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे। अब ये हो गया 5 और गुणे ये हो जाएगा, ये 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये 1009 आ गया हमारा।
तो यहाँ पर 1009 ये हमारी देखता हूँ कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो अगर ये भाज्य संख्या होगी तो अभाज्य गुणे ये 5 हमारी अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अभाज्य गुणे भाज्य बराबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यहाँ पर दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये वृत्ताकार मैदान है, यहाँ ध्यान देना है। तो इसी मैदान में दोनों चल रहे हैं। तो इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ये सोनिया है, यहाँ से यहाँ तक 18 मिनट, और फिर रवि उसको 12 मिनट का समय लगता है। और यहीं पर रवि भी स्टार्ट करता है, तो इसको 12 मिनट लगता है। यहाँ से यहाँ तक ये 12 मिनट में और यहाँ से यहाँ तक ये 18 मिनट में। तो जब वे दोनों एक साथ चलते हैं तो कितने समय बाद वे एक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। तो ऐसे सवाल जब भी हों तो हम उनका लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी तरीके से अब 18 का निकालेंगे। 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम बराबर, यहाँ 2 की घात 2 है, अधिकतम बार जो आता है उसी को एलसीएम में लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 हो गया। अब यहाँ 3 अधिकतम 2 बार आया तो यहाँ लिख लेंगे। 3 गुणे 3 है, गुणे 3। तो अब हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। यानी 36 मिनट में 36 मिनट जब हो जाएगा तो वे दोनों मिल जाएंगे एक साथ। तो 36 मिनट में ये सोनिया 2 चक्कर लगा रही होगी और रवि 3 चक्कर लगा रहा होगा। तो ये जब 2 चक्कर लगाएगी और ये 3 चक्कर लगाएगा, उस समय ये दोनों एक साथ होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को प्रश्नावली का 7 सवाल सॉल्व करना सिखाया। आशा करता हूँ कि ये सब आपकी समझ में आ गए होंगे।